विवाह के विरोध में आज हम सीधे चलते हैं एक वैसी खबर पर जो समाज के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय बना हुआ है। धर्म संप्रदाय के आधार पर समाज को कथित रूप से विभाजित करने के लिए जो नफरत का एक वातावरण तैयार किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उसकी कथित परिणति के रूप में विगत कल दिल्ली में घटना, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री राजेंद्र गौतम एक सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने जो संबोधन किया उसे लेकर के राजनीति गर्म हुई है। विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक हो गई है और गलत भी नहीं है। संविधान की शपथ ले धर्मनिरपेक्ष भारत का एक मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर एक धर्म संप्रदाय के विशेष जहर उगले हजारों की तादाद में उपस्थित जनता को एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का आह्वान करे, और तो और सिर्फ आह्वान करे, संबोधन कर नहीं, उन्हें शपथ दिलाए, यह अनायास नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से अब आरोप ये लग रहे हैं कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत धर्म संप्रदाय के खिलाफ एक नफरत का जो वातावरण तैयार किया गया उसकी परिणति है। इस बार उल्टा पड़ा। अब तक बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लिया जाता रहा। उन पर हमेशा प्रहार किए गए, आक्रमण किए गए। इस बार राजेंद्र गौतम के मामले में, अर्थात आम आदमी पार्टी के मंत्री के मामले में, यह बिल्कुल उल्टा हुआ है। यहां पर राजेंद्र गौतम ने बहुसंख्यक हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और उन पर यह आरोप गलत नहीं लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। आखिर क्यों? जैसे कि यह चूंकि ने कहा कि अगर आप नफरत के बीज बोएंगे समाज में तो उससे कोई गुलाब के फूल अंकुरित नहीं होंगे, वो नफरत के फूल ही अंकुरित होंगे जो अभी होना शुरू हो गया है। यह तो सच पूछिए उन साजिशकर्ताओं, कथित साजिशकर्ताओं की सफलता है जो समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर विद्वेष फैलाए, अराजकता पैदा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस पर अगर राजनीति हो रही है तो यह गलत नहीं हो रहा है। और विशेषकर चूंकि यह अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसे राजनीति से जोड़ा ही जाएगा। और उन्होंने निशाने पर हिंदू धर्म संप्रदाय को लिया है, अल्पसंख्यकों को नहीं। जो अब तक हम देखते चले आ रहे हैं जो इस देश में हो रहा है, उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू धर्म संप्रदाय को निशाने पर लेकर के उसके देवी देवताओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। यह प्रवृत्ति अत्यंत ही खतरनाक है। इस पर तत्काल अंकुश लगे, इस पर राजनीति नहीं हो। और अगर राजेंद्र गौतम जैसे मंत्री
इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हिंदू देवी देवताओं के लिए करते हैं, तो उन्हें किसी संवैधानिक पद पर बैठे रहने का हक तो कतई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसे सुलझे हुए मुख्यमंत्री और अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए व्यग्र हैं, उनकी पार्टी का एक मंत्री, उनकी सरकार का एक मंत्री अगर इस तरह की बातें करता है, तो यह चुनौती सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए है, वे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं तो कहूंगा क्या विलंब हो चुका है, विलंब हो रहा है। अब तक तो उन्हें राजेंद्र गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था, या उन्हें बुला करके उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, और तब जाकर समाज में संदेश जाता कि हां, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के नागरिक, सम्मानित नागरिक हैं। ध्यान रहे, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश से संविधान में इसे चिन्हित किया गया है। हालांकि संविधान में यह ठीक है कि हर धर्म संप्रदाय को अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना की छूट दी हुई है। सबको अपनी आस्था के अनुरूप धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की छूट है, लेकिन किसी धर्म विशेष के खिलाफ घृणा पैदा करने की छूट उन्हें नहीं है, यह अपराध है। संवैधानिक पद पर बैठा हुए एक व्यक्ति, राजेंद्र गौतम नाम का मंत्री, केजरीवाल सरकार का मंत्री, अगर इस तथ्य से अनजान है तो फिर उसे इस कुर्सी पर बैठने का हक तो कतई नहीं है। ध्यान रहे, आज भारत जिस तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है, जिस तेजी के साथ विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने को व्यग्र है और सारी पात्रता हासिल कर रहा है, वैसे में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो निश्चय ही इसे राष्ट्र विरोधी कदम भी माना जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्र के हित के खिलाफ है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में यह साबित हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि यह राष्ट्र विरोधी हरकत एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आज हम स्पुतनिक की गति से विकास के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं, यह देख करके हमारे दुश्मन देश नहीं, विश्व के अनेक विकसित देश चिंतित हैं। वे भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहते, जिसका दावा हम करें, और सारी पात्रता लगभग हमने हासिल कर ली है। वे भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं। वैसे में अगर हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे एक मंत्री इस तरह की हरकत करते हैं, तो यह अपरोक्ष में उन ताकतों का, अर्थात भारत विरोधी ताकतों का समर्थन होता है। इस बात को अरविंद केजरीवाल हृदयस्थ कर लें और तत्काल राजेंद्र गौतम के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा उनकी एक जो छवि राष्ट्रीय नेता के रूप में बन रही है और जिसके लिए वे स्वयं व्यग्र हैं और जनता का समर्थन उन्हें मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई और आज गुजरात जैसे प्रदेश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, वहां भी बहुत तेजी के साथ अपना विस्तार कर रहे हैं। वहां चुनावी अखाड़े में उतरे हैं वो, और कोई आश्चर्य नहीं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक व्यग्रता, एक बेचैनी दिख रही है केजरीवाल को लेकर के, इसका सबसे बड़ा कारण यह है गुजरात में उनका प्रवेश, गुजरात की राजनीति में उनका प्रवेश। यह ठीक है, वह बिल्कुल एक अलग प्रदेश है, दिल्ली पंजाब से काफी दूर,
वहां इसके पहले ऐसी कोई संगठनात्मक ढांचा केजरीवाल ने तैयार नहीं किया है जिसे आधार बनाकर वहां वे भारतीय जनता पार्टी ने ही गुजरात का अर्थ है वहां मोदी और शाह को चुनौती देना। तो केजरीवाल वहां मोदी शाह को एक कमजोर संगठन के आधार पर चुनौती दे पाएंगे यह संदेहास्पद है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, जो खबरें छन छन करके आ रही है, वे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए उत्साहवर्धक है। तत्काल इस चुनाव में नहीं, लेकिन तब आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा आधार गुजरात में भी मिल जाएगा। और तब वे जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं, और जैसा कहा जा रहा है कि उनकी जो रणनीति है वह कांग्रेस को अपदस्थ कर उस स्थान को, स्लॉट को प्राप्त करना, उसमें सफल भी हो जाए। क्योंकि अभी विषयांतर हो जाएगा, लेकिन संदर्भवश कहने की मजबूरी है कि कांग्रेस एक सक्षम कुशल नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे ओझल होती जा रही है। यह बहुत खतरनाक है। मैं बार बार दोहरा चुका हूं कि लोकतंत्र भारत के हित में है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद रहे और अपने जो पुराना, जो उसकी पुरानी जो स्थिति थी, उसका जो वर्चस्व था राष्ट्रीय राजनीति में, उसे प्राप्त करे। यह आवश्यक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वहां सिर्फ एक कमजोर और अकुशल नेतृत्व के कारण जनता का विश्वास व पुनः प्राप्त करने में फिलहाल असमर्थ दिख रही है। वैसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और वो जो प्रतिसाद मिल रहा है, वह कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक अवश्य है। राजनीतिक विश्लेषक तो अभी यह कहने लगे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस को एक नए राहुल गांधी का उदय दिखेगा। यह होता है तो बड़ी अच्छी बात है। भारतीय लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी है, मजबूत विपक्ष की उपस्थिति। वैसे मैं जो बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्लॉट लेना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जिसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हो, जो राष्ट्रीय राजनीति में हर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को व्याकुल हो, वह ऐसी रणनीति बनाएगा जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बनाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर राजेंद्र गौतम जैसे मंत्री को बनाए रखते हैं अपने मंत्रिमंडल में, तो फिर उनकी नीयत पर संदेह प्रकट किया जाएगा। क्योंकि वो बार बार वो खुद दुख रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, ये अन्य स्थापित राज दलों से एक पृथक दल है, उनकी रणनीति अलग है, उनकी नीयत बहुत साफ है एक मजबूत विपक्ष उतरने की। तो इन सबों पर एक विराम लग जाएगा अगर राजेंद्र गौतम जैसे मंत्री वहां अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म संप्रदाय के नाम पर एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की है। खुलेआम जनसभा में लोगों को शपथ दिलाई है एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ। इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। यह संविधान के विरुद्ध भी है। और ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए राजेंद्र गौतम को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है मंत्री बने रहने का। उसके पात्र वे नहीं है, उसके योग्य वे नहीं है। धन्यवाद।